गेट रेडी, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आपका दोस्त आपके लिए लेकर आया है क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा या फिर लिमिटेड सवाल जिस चैप्टर से आते हैं भोली। सो लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी के। हमारी मेन कैरेक्टर का नाम है सुलेखा, जिसे प्यार से सब भोली बुलाते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भोली छोटी बेबी थी, 10 मंथ ओल्ड थी जब वो, तो बेड से नीचे गिर गई, जिस कारण उसके ब्रेन में कुछ इंजरी हो गई थी। इसी कारण से वो थोड़ी मासूम हरकतें करती रहती थी और जब वो 2 years ओल्ड थी तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, जिससे उसकी पूरी बॉडी पर डीप ब्लैक कलर के मार्क्स बन गए थे, जिससे उसकी पूरी सूरत खराब हो गई। और भोली जब 5 years की नहीं हुई तब तक वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी, यानी उसने काफ़ी लेट बोलना शुरू किया था। और जब उसने बोलना शुरू किया तो वो स्टेमर करती यानी हकलाती थी, अटक अटक कर बोलती थी। हकलाना तो आप जानते हैं ना, स्टेमर करना, यानी वो ठीक से कोई वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी, अटक अटक के बोलती थी। इस कारण से जो दूसरे बच्चे थे ना, वो उसका मजाक उड़ाते थे। भोली इस कारण से ज़्यादा शर्मिंदा रहती थी या शर्माती रहती थी, क्योंकि उसके दूसरे बच्चे मजाक उड़ाते थे और वो ठीक से बोल नहीं पाती थी और हमेशा घर में गुमसुम बैठी रहती थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भोली के जो फादर थे यानी नंबरदार रामलाल, जो कि गांव में एक बहुत जानी मानी हस्ती थे, उनके टोटल 7 चिल्ड्रन थे, जिनमें 3 sons और 4 daughters थी, जिनमें सबसे छोटी थी हमारी भोली। मिस्टर रामलाल ने अपनी 3 लड़कियों की शादी आसानी से कर दी क्योंकि उनकी सूरत ठीक थी, पर भोली के पूरी बॉडी पर मार्क्स थे, इसलिए वो भोली को लेकर कुछ ज़्यादा ही टेंशन में रहते थे। जब भोली 7 years की थी तब गांव में तहसीलदार साहब आए, जो कि उनके विलेज में एक स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट थे। यानी जब भोली 7 year ओल्ड थी तब उनकी गांव में एक स्कूल खुला था, जिनके चीफ गेस्ट थे तहसीलदार साहब। उन्होंने मिस्टर रामलाल से कहा कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर रामलाल भी अच्छे खासे ओहदे पर थे गांव में, यानी भोली के जो फादर थे वो भी ठीक ठाक पोस्ट पर थे गांव में। आप एक रेवेन्यू ऑफिसर हैं, इसलिए आपको इस विलेज में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। आपको अपनी छोटी बेटी यानी भोली को स्कूल भेजकर दूसरे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। यानी जो तहसीलदार साहब हैं वो मिस्टर रामलाल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भोली को स्कूल भेजे, ताकि दूसरे गांव वाले भी उन्हें देखकर सीखें कि अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें, क्योंकि ये पुराने टाइम की स्टोरी है और उस टाइम लड़कियों के एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था और उन्हें ज़्यादातर घर के कामकाज में लगा दिया जाता था। तो टिपिकल पुरानी सोच। तो इसी को एनकरेज करने के लिए, यानी वुमेन एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए वो कहते हैं तहसीलदार साहब। मिस्टर रामलाल जब घर जाकर ये बात अपनी पत्नी से करते हैं तो उनकी वाइफ कहती है, आप पागल तो नहीं हो गए? अगर हमारी लड़की पढ़ लिख जाएगी तो उससे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि जो भोली थी उसके पहले तो चेहरे पर मार्क्स थे, ऊपर से स्टेमर करती थी और थोड़ी उसकी कम बुद्धि भी थी, और ऊपर से आप चाहते हैं कि हम उसे पढ़ा दें, यानी उस टाइम पर पढ़ी लिखी लड़कियों से कोई शादी करना ही नहीं चाहता था। यानी पुराने टाइम की कहानी है ये। कुल मिला के बात यही है कि उस टाइम पर बहुत तुच्छ सोच हुआ करती थी लोगों की, जिस टाइम की ये कहानी है। पर मिस्टर रामलाल जो थे वो तहसीलदार साहब को नाराज भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो डिसाइड कर लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा और वो भोली को स्कूल भेजेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो तहसीलदार साहब की बात को अगर डिसओबे करेंगे तो वो शायद उन पर कोई कड़ा स्टेप भी उठा ले। नेक्स्ट डे भोली को नाइस क्लॉथ पहनाए जाते हैं और उसे नहलाया धुलाया जाता है
और रेडी किया जाता है स्कूल जाने के लिए। क्योंकि भोली के साथ ये नया एक अनुभव था, क्योंकि जब भोली घर में रहती थी तब उस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देते थे। लोग यूजुअली उसे नोटिस ही नहीं करते थे, यहाँ तक कि उसे नहलाते भी नहीं थे, नहलाते धुलाते नहीं थे, उस रेडी करने की तो बात ही दूर। तो उस दिन भोली के लिए पूरा एक नया दिन था, यानी भोली को बहुत नया एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि उस दिन उसे नए नए कपड़े पहनाए गए, उसे फुल्ली रेडी किया गया। और मिस्टर रामलाल भोली का हाथ पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे साथ स्कूल चलो। भोली, जो कि बहुत मासूम थी, डर गई, क्योंकि उसे लगा कि जैसे उसके फादर ने कुछ दिन पहले लक्ष्मी नाम की अपनी एक काऊ को घर से बाहर निकाल दिया और बेच दिया, वैसा ही शायद वो मेरे साथ भी करेंगे। यानी उसको लग रहा था कि जैसे उसने अपनी काऊ को घर से बाहर निकाल कर बेच दिया था, वैसे ही शायद मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, मुझे भी शायद ये घर से निकाल दे। तो भोली बहुत डरी हुई होती है। भोली स्टेमर करती हुई नो कहती है, यानी वो डर के कारण अपने फादर के साथ नहीं जाना चाहती। पर जैसे तैसे वो स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में बहुत सारी क्लासेस थी जिनमें बच्चे बैठे थे। मिस्टर रामलाल हेड मिस्ट्रेस के पास जाकर भोली का एडमिशन करा देते हैं और हमारी भोली को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर में मिस्टर रामलाल वहां से निकल जाते हैं और हेड मिस्ट्रेस भोली को एक क्लास में छोड़कर आती है। भोली का स्कूल में फर्स्ट डे था, तो भोली डरी हुई थी। नज़रों में सारे बच्चे देखती है, वो सामने देखती है कि सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और बुक्स रीड कर रहे हैं और स्लेट्स में हाथ में स्लेट्स हैं और कुछ लिख रहे हैं। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि आप पहली बार जब स्कूल गए थे तब कैसा माहौल रहा होगा, और शायद किसी को याद भी नहीं होगा कि पहली बार जब वो स्कूल गए थे तब कैसा माहौल था। कमेंट करके ज़रूर बताना कि जब पहली बार स्कूल गए थे तो डर लगा था क्या, शायद याद होगा आपको। तो एनीवेज कंटिन्यू करते हैं हमारी कहानी को। भोली ये सब देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसी की एज ग्रुप के बहुत से बच्चे वहाँ थे। वो सोचती है कि यहाँ वो बहुत से नए दोस्त बनाएगी। लेडी टीचर वहाँ बच्चों को अल्फ़ाबेट्स पढ़ाती हैं, पर भोली को कुछ समझ नहीं आता। वो चार्ट्स पर लगी इमेजेस को देखती है। भोली देखती है कि ब्राउन हॉर्स सेम वैसा ही है जैसा मिस्टर तहसीलदार साहब के पास था। ग्रीन पैरट जैसा उसे मैंगो ऑर्चर्ड में दिखा था। ब्लैक गोट वैसी है जैसी उसके नेबर के पास है, और चार्ट पर लगी काऊ की इमेज सेम वैसी ही लग रही थी, उसकी काऊ लक्ष्मी की तरह। तभी भोली देखती है कि टीचर उसके साइड में खड़ी है और उसे देखकर स्माइल कर रही है। टीचर उससे पूछती है, व्हाट्स योर नेम? पर डर के मारे भोली स्टेमर करने लगती है और अपना नाम बोल नहीं पाती, जिसे देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। भोली उनको देखकर रोने लग जाती है। वो अपना सिर नीचे करके बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि बच्चे अभी भी उस पर हंस रहे हैं। जब बेल बजती है तो सब बच्चे चले जाते हैं, पर भोली डरती हुई वहीं बैठी रहती है। यानी फर्स्ट डे था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से टीचर ने उससे उसका नाम पूछ लिया। ऐसा किसके साथ हुआ है कि आपका पहला दिन था और किसी ने आपका नाम पूछ लिया और आप डर के मारे रोने लग गए हो? तो कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी को। तभी टीचर वहां आती है और प्यार से कहती है, भोली, इतने प्यार से उसे आज तक किसी ने नहीं बुलाया था। फिर टीचर कहती है, उठ जाओ, अब मुझे अपना नाम बताओ। भोली टीचर की काइंडनेस देखकर अपना फुल एफर्ट लगाती है और स्टेमर करती हुई बोलने का ट्राई करती है, जिसे देखकर टीचर उसे एनकरेज करती है और लास्ट में वो अपना पूरा नाम बोल ही देती है, भोली, स्टेमर करती हुई। टीचर उसे अप्रिशिएट करते हुए वेल डन कहती है, जिसे सुनकर भोली को महसूस होता है कि उसने कोई ग्रेट अचीवमेंट हासिल कर ली हो। यानी उसे बहुत खुशी होती है अंदर से कि मुझे शाबाशी कैसे मिल सकती है अपना नाम बोलने पर। फिर टीचर उसे कहती है, अपने हार्ट से फियर को निकाल दो, फिर तुम सबसे नॉर्मल बात कर सकोगी। भोली यस में अपना सिर हिलाती है। टीचर उससे कहती है, ऐसे नहीं, बोलकर कहो यस। भोली स्टेमर करती हुई यस कहती है। फिर भोली को बुक्स देती है जिनमें बहुत सारे एनिमल्स की इमेजेस होती हैं, जिनके नीचे उनके नाम होते हैं, और कहती हैं,
1 मंथ में तुम इस बुक को पढ़ना सीख जाओगी, फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक लाकर दूंगी और देखते ही देखते तुम विलेज में सबसे इंटेलिजेंट पर्सन बन जाओगी। फिर लोग तुम्हारी आवाज पर हंसेंगे नहीं, बल्कि रुककर तुम्हारी बातें ध्यान से सुनेंगे। फिर वो उसे उसके घर तक छोड़ आती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और भोली भी हमारी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, यानी वो स्कूल रेगुलर जाने लगती है। और उसका छोटा सा जो विलेज था वो अब एक टाउन में बदल जाता है, यानी जो गांव था वो अब एक छोटा शहर टाइप बन जाता है। और उसका जो प्राइमरी स्कूल था वो अब एक हाई स्कूल बन जाता है, यानी काफी कुछ चेंजेस अब आ जाते हैं टाउन बनने के बाद। भोली भी अब बड़ी हो जाती है और मिस्टर रामलाल नाइट में अपनी वाइफ से कहते हैं क्या हमें बिशंबर नाथ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिसके आंसर में उनकी पत्नी धीरे से कहती है हाँ। भोली बहुत लकी है जो उसे इतना अच्छा पति मिल रहा है। उसकी खुद की शॉप है, हाउस है और उसके पास अच्छा खासा पैसा भी है और ऊपर से वो डोरी भी नहीं मांग रहा। यानी यहाँ पर भोली के शादी की बात चल रही थी, अब वो बड़ी हो गई थी और उसके पेरेंट्स उसकी शादी कराना चाहते थे। यानी जो बिशंबर नाथ था ना, वो भोली से शादी करने के बदले कुछ भी लेना नहीं चाहता था। पर मिस्टर रामलाल अपनी वाइफ की बात को काटते हुए कहते हैं भोली एक यंग गर्ल है और बिशंबर तो मेरी एज का है, लगभग मेरी और उसकी उम्र बराबर है, और ऊपर से वो लंगड़ा कर भी चलता है और मैंने सुना है कि उसकी फर्स्ट वाइफ मर चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। यानी मिस्टर रामलाल के पास एक ऐसे आदमी का प्रपोजल आया जो लगभग उन्हीं की उम्र का है और उसके बच्चे भी है, वो लंगड़ा भी है, ऊपर से बूढ़ा भी है। पर भोली की माँ बेरहमी से रिप्लाई करती हुई कहती है एज ज्यादा हुई तो क्या हुआ, भोली भी तो कौन सी इतनी सुंदर है, देखा नहीं उसके चेहरे पर कितने सारे दाग हैं, ऊपर से वो मंदबुद्धि भी है। अगर हमने इस रिश्ते से आनाकानी की तो इस लड़की की शादी कभी होगी ही नहीं। मिस्टर रामलाल कहते हैं पर मैं सोच रहा हूं भोली क्या कहेगी। तब भोली की मदर कहती है उससे क्या पूछना, वो तो बेचारी भोली गाय की तरह है, उससे तो जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मिस्टर रामलाल भी चुप हो जाते हैं। यानी भोली की माँ उसे मना ही देती है कि वो बिशंबर नाथ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले और भोली भी वहां बैठी बैठी ये बात सुन लेती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती क्योंकि वो अपनी पिता की इज्जत रखना चाहती है। भोली पास ही के बरामदे में बैठी उनकी बातें सुन लेती है। कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी तय हो जाती है और धूमधाम से भोली और बिशंबर नाथ की शादी होती है, जिसमें बिशंबर अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ मिस्टर रामलाल के घर बारात लेकर पहुंचता है। मिस्टर रामलाल बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी 4th डॉटर यानी भोली की शादी इतनी आलीशान ढंग से होगी। हमारी भोली भी पूरी तरह से सज धज के रेडी थी और जब उसकी शादी हो रही थी तब पीछे से किसी ने भोली का वेल यानी उसके मुंह का घूंघट खींच लिया। यानी किसी औरत ने भोली के मुंह से उसका घूंघट हटा दिया। और जब बिशंबर नाथ ने देखा कि भोली के फेस पर स्पॉट्स हैं, यानी भोली के फेस पर जो मार्क्स थे, जब वो बिशंबर नाथ देखता है तब वो भोली से शादी करने से मना कर देता है। हालांकि वो भी एज में उससे काफी बड़ा है, पर फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ जाता है कि अगर मेरी शादी इस लड़की से होगी तो मिस्टर रामलाल को मुझे 5000 रुपीज देने होंगे, नहीं तो मैं अपनी बारात वापस लेकर चला जाऊंगा। यानी बिशंबर नाथ पहले डोरी नहीं लेना चाहता था, पर उसने भोली के चेहरे को देखकर डोरी की डिमांड की। इस टाइम पर मिस्टर रामलाल यानी भोली के फादर की हालत टाइट हो जाती है। वो बिशंबर नाथ के पैरों पर गिर जाते हैं और उसे मनाने के लिए उसकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते और जल्दी से 5000 रुपीज लेकर उसे देने लगते हैं। फिर बिशंबर नाथ घमंड में वहां पड़ी माला उठाता है, यानी वो शादी करने को रेडी हो जाता है और वहां पड़ी हुई माला को वो उठाता है और भोली को पहनाने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसा उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो भोली पर कोई एहसान कर रहा हो उससे शादी कर कर। पर भोली बिना डरे उसकी आंखों में देखती है और गुस्से में अपनी माला फेंक देती है और अपने फादर से कहती है मैं आपकी इज्जत रखने के लिए बिशंबर नाथ से शादी करने को रेडी हुई थी, पर मैं एक ऐसे ग्रीडी आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी जो मेरे चेहरे को देखकर शादी करने के लिए मना कर दें।
मिस्टर रामलाल वहां सिर झुकाए खड़े थे। हमारी सुलेखा AKA भोली उनके पास जाती है और कहती है, आपको दहेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। मैं टाउन में स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी, यानी टाउन के स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी और आपकी ओल्ड एज में आपकी सेवा करूंगी। यानी मैं एक ऐसे आदमी से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी जो मेरी इज्जत ना करता हो और मेरे चेहरे को देखकर डोरी की डिमांड करता हो, पैसे की डिमांड करता हो और ऐसा कहता हो कि मैं आपकी लड़की से शादी करके आप पर एहसान कर रहा हूँ। भोले की टीचर भी वहीं खड़ी थी और सब देख रही थी और अपनी स्टूडेंट को प्राउड से देखती है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी गर्ल को जो कभी ढंग से बोल नहीं पाती थी, जो डरपोक थी, वहीं आज अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए सबसे लड़ जाती है। यानी उसी के एजुकेशन और टीचिंग का इम्पैक्ट था कि भोली अपने हक के लिए लड़ पा रही है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर यही होता है दी एंड। और मोरल यही है कि एजुकेशन जो है हमारी लाइफ में क्रूशियल रोल प्ले करता है। उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें किसी का चेहरा देखकर या फिर किसी की शक्ल सूरत देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मतलब कुल मिला के डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, बात यही है, क्योंकि कब लाइफ में चेंज आ जाए कुछ पता नहीं। तो अब देख लेना, यहाँ स्लाइड्स में कुछ हार्ड वर्ड्स और कुछ क्वेश्चंस भी मैं अटैच कर दे रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब देख लेना और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन जारी रखना। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में किसी नए दिन। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशंस। बाय बाय।